Hello everyone and welcome to the Silicon Gurukul. Recently a report of think tank Global Trade Research Initiative GTRI was in news बिकॉज ये जो रिपोर्ट था ना ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड एक रिपोर्ट था। अगर आपको याद हो तो सितंबर 2023 में एक आर्टिकल हमने कवर किया था जिसमें हमें ये पता चला था कि लगातार 7वें महीने हमारा एक्सपोर्ट नीचे गिरता ही चला गया था। दैट मीन्स हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला गया था। जुलाई 2023 में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो था 20.67 यूएस बिलियन डॉलर और वो अगस्त 2023 में हो गया था 24.16 बिलियन यूएस डॉलर। सो ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसके ऊपर जीटीआरआई ने अपना एक रिसर्च पब्लिश किया है। और जीटीआरआई के बारे में बता दूं आपको, जीटीआरआई एक इंडिया बेस्ड थिंक टैंक है और उसने बहुत सारा अपना रिसर्च करके ये रिपोर्ट पब्लिश किया था। और इसमें जीटीआरआई का ये दावा है कि जो हमारा एफटीए है, इंडिया ने जो एफटीए करके रखा हुआ है आसियान, साउथ कोरिया और जापान के साथ, वो उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है, वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। और कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों एफटीए के कारण हमारा जो एक्सपोर्ट का रेशियो है वो इंपोर्ट के कंपैरिजन में दिनों दिन गिरते ही जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो हमारा डेफिसिट है वो आसियान के साथ 302.9% बढ़ चुका है, कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ 164.1% एंड जापान के साथ 138.2% विद जापान कंपेयर टू 81.2% इंक्रीज इन ग्लोबल डेफिसिट। तो देखो ग्लोबल डेफिसिट, ग्लोबल इन तीनों को छोड़ करके पूरे दुनिया में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ओनली 81.2% है। लेकिन अगर आप इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 81 से ये बहुत अधिक आएगा, 302, 164 एंड 138। तो जो सोच के इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि आसियान के साथ एक्सपोर्ट्स ग्रू बाय 123.9%, इम्पोर्ट लेकिन 175% बढ़ गया। आसियान की बात कर रहे हैं हम। जापान की बात करें तो एक्सपोर्ट ओनली 56.4% बढ़ा, इम्पोर्ट्स 98.5% बढ़ गया। साउथ कोरिया की बात करें तो इम्पोर्ट ओनली 89.1% बढ़ा और इम्पोर्ट 127% बढ़ गया। सो दिस इज़ अ ह्यूज पिक्चर। देखो इशू क्या है, एफटीए रॉट का इस्तेमाल बहुत सारे इंडियन फर्म नहीं करते हैं क्योंकि एफटीए रिलेटेड कंप्लायंस में जितना खर्च आएगा ना उसके कंपैरिजन में उन कंट्रीज का टैरिफ बहुत कम है। तो वो टैरिफ दे करके ही उस कंट्री में एंटर कर देना चाहते हैं, वो एफटीए के अकॉर्डिंग इन कंट्रीज में जाना पसंद नहीं करते हैं। वही अगर वाइस वर्सा बात करो तो जो जापान है, चाहे साउथ कोरिया है या फिर जो आसियान है, वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया में आराम से एफटीए के राउट से आते हैं। एफटीए के राउट से इसलिए आते हैं क्योंकि इंडिया ने टैरिफ बहुत ज़्यादा करके रखा हुआ है और इन कंट्रीज़ ने टैरिफ बहुत कम करके रखा हुआ है। तो हमारे ट्रेडर्स यहाँ पर एफटीए के ज़रिए नहीं बल्कि टैरिफ देकर ही जाते हैं, क्योंकि एफटीए के ज़रिए जाना हो अगर तो जो जो कंप्लायंस रिलेटेड उनको कॉस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल है, आपको यहाँ पर थोड़ा पॉज लेकर इसे ठीक से पढ़ना होगा तो ही आप शायद समझ पाएँ। और अगर आपने पहले से ये पढ़ रखा है तो मैंने जो भी कुछ कहा आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिसीज़ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें अगर, तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ये सब बहुत ही हाई टैरिफ लगा के रखते हैं। जो भी इंपोर्ट आता है उनके ऊपर बहुत हाई टैरिफ लगाते हैं और अपने यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट, उनके कंट्री से जो भी एक्सपोर्ट निकलता है उनको मैसिव सब्सिडी देकर रखते हैं। कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया हमेशा इंडिया को पुश करते हैं कि तुम अपना ड्यूटी कम करो और सब्सिडी तुम अपना कम करो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ पर, ताकि ऑस्ट्रेलिया अपना एक्सपोर्ट्स इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन करवा पाए। ऑल्सो दे सपोर्ट एग्रीकल्चर बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया की बात करो, कनाडा की बात करो, तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इस तरह से यूज करते हैं कि उनका आउटपुट बहुत मैक्सिमाइज हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर कॉस्ट जो होता है बहुत कम हो जाता है। हमारे यहाँ मैनुअल वर्क अब आज भी बहुत अधिक हो रहा है एग्रीकल्चर में। तो मैनुअल वर्क होगा तो जो भी फसल उगेगा उसमें जो भी पीपल हैं उनका लेबर कॉस्ट है, उनका अपना शेयर है, वो सबका जब उसमें कैलकुलेट होकर बैठता है तो क्रॉप का दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। लास्ट में हमें यहाँ प्रधानमंत्री अन्न योजना चलाना पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है हमारे साथ। और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट तो हमारे यहाँ है ही एग्रीकल्चरल सेक्टर में। क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज है, नॉन टैरिफ बैरियर्स एटीसी, ये सारी बातें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। रिकमेंडेशंस क्या दिया है जीटीआरआई ने, तो फोकस ऑन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी कंट्रोल एटीसी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बास्केट। ये सिर्फ हम
जो राइस को एक्सपोर्ट करते रहें, व्हीट को एक्सपोर्ट करते रहें, ये अच्छी बात नहीं है। हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मिलेट्स जैसे आया था श्री अन्न, तो उसी तरह का कुछ और भी हमें अब सोचना चाहिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बहुत ही अच्छा पहल था गवर्नमेंट का। इसके अलावा जीटीआरआई ने कुछ और रिकमेंडेशन दिया है कि जब भी किसी कंट्री या कंट्री ग्रुप के साथ एफटीए साइन किया जाए या एफटीए नेगोशिएट किया जाए, तो उसी समय कुछ एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि कॉमन एक्सक्लूजन लिस्ट भी उसमें बनाया जाए कि क्या ऐसा और कुछ प्रोडक्ट है जिसे कि एक्सक्लूड करके बात किया जाए एफटीए का। इसके अलावा हैविंग सेक्टोरल एग्रीमेंट्स, ये सारी बातों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। इनके होने के बाद ही एफटीए साइन हो, वरना एफटीए साइन नहीं हो, क्योंकि इस एफटीए से हमें बहुत नुकसान होता है। इंडिया इनिशिएटिव फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन जो पहले से इंडिया ने करके रखा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव, और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ईसीजीसी प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। तो ये सब इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने पहले से लेकर रखा है, एंड वी होप कि ये सब जल्द ही कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। हमारे एक्सपोर्ट का रिजल्ट थोड़ा अच्छा होने वाला है, सो वी आर होपफुल। सो दिस वाज द टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।